सीबीआई की रिपोर्ट अगर देखें तो आपको ठीक क्लीन चिट मिली गई है, बस वो एक बुरा सपना था लाइफ का, जिसे मैं याद करना चाहता था। इतना बुरा टाइम देखा। Well, the Delhi police have today filed a charge sheet with a 13-year-old match fixing group, famous match fixing group. Has he made money? Has he fixed matches? Does that hurt you? लालच एक ऐसी चीज जो इंसान से क्या नहीं करवाती, और जब बात पैसों पर आ जाए तो ये अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। ऐसा ही कुछ होता है हमारे कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन को, जिन्होंने भारत के लिए 3 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी की है। 1992, 1996, 1999, और उसी के चलते उन्हें एक दिन अचानक क्रिकेट से बैन कर दिया गया, जिसका कारण कुछ और नहीं बल्कि मैच फिक्सिंग था। और जो प्लेयर पूरी दुनिया के लिए आइडल था, वो अब एनिमी बन जाता है। और उन्हीं के साथ और क्रिकेटर्स को भी मैच फिक्सिंग से अक्यूज किया जाता है। इसी के कारण 4 प्लेयर्स को अरेस्ट किया जाता है। अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा और मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो बात आती है इन सब की शुरुआत की। 3 सितंबर 1994, जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज होती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान जाती है, जिस वक्त सलीम मलिक पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, जिनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न से होती है, और वो उन्हें पैसों के तौर पर $276 ऑफर करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो बिना मैच फिक्स किए मैदान पर उतरे तो उनका हारना तय है। और उसकी वजह से पाकिस्तानी आवाम उनके घर जला देंगे, और शेन वॉर्न ने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए ये बात मैच रेफरी को बता दी। और जिसका रिजल्ट निकला एक और बैन। हालांकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में इस बैन को हटा दिया था, पर पीसीबी और आईसीसी ने इस बैन को हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। साल 1997 इंडिया में वापस मैच फिक्सिंग पर प्लेयर मनोज प्रभाकर के ऊपर बैन लगाया जाता है, जिसका कारण 1994 की वो सीरीज थी, जिसमें मनोज प्रभाकर को मैच फिक्सिंग के लिए 25 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि उन्हें कोई और नहीं भारत को 1983 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने ऑफर किए थे। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो मनोज प्रभाकर को ही पता है। अब जल्द ही वो सीरीज आ जाती है, जिसने मैच फिक्सिंग के स्कैंडल को फाइनल फुल स्टॉप दे दिया था। भारत बनाम साउथ अफ्रीका। ईयर 2000 के फेब में भारत और साउथ अफ्रीका की सीरीज स्टार्ट होने वाली थी, और एक महीने बाद लगभग मार्च में खत्म होनी थी। तब तक बहुत से अंडरवर्ल्ड माफिया क्रिकेट में आ चुके थे, जैसे दाऊद इब्राहिम एंड एक्सेट्रा, और इसी वजह से मैच फिक्सिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी, और वो भी एक ऐसे देश में जहां क्रिकेट को धर्म माना जाता है। फास्ट फॉरवर्ड टू द सीरीज, जहां साउथ अफ्रीका भारत को बहुत बुरी तरीके से हरा देती है, वो भी उन्हीं के घर में। आज के समय में भारत को हराना मुश्किल है ही, पर उस समय भी उतना ही मुश्किल था। और टूर खत्म होने के बाद ये खबर आती है कि दक्षिण अफ्रीकी कप्तान हैसी क्रोनिए, हर्षल गिब्स और हेनरी विलियम्स मैच फिक्सिंग में शामिल थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से इन तीनों को एक डील मिली थी,
और उस डील के मुताबिक क्रोनिए को 20 से कम रन बनाने थे। हेनरी विलियम्स को 10 ओवर में 50 से ज्यादा रन देने थे और टीम का स्कोर 270 के अंदर रहना चाहिए था। पर हर्षल ये बात भूल गए, अर्थात टीम का स्कोर 320 हो गया और क्रोनिए पर बैन लगा दिया गया क्योंकि ये सब सामने आ चुका था। हालांकि ये चीज दक्षिण अफ्रीका के लिए फायदे की साबित होती है, क्योंकि इसके बाद आते हैं ग्रेम स्मिथ, जो दक्षिण अफ्रीका के सबसे बेहतरीन कप्तान बनते हैं। तो बात आती है, ये खुलासा कैसे हुआ। 7 अप्रैल 2000 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बयान दिया कि संदीप चावला, जो एक मशहूर बुकी है जिनकी हैसी क्रोनिए के साथ कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसे जांचने के बाद पता चला कि ये बातचीत किसी और चीज के बारे में नहीं बल्कि मैच फिक्सिंग के बारे में ही है। दिल्ली पुलिस को इन सब के बारे में मिड सीरीज में ही पता चल गया था, पर उन्होंने ये बात सीरीज खत्म होने के बाद बताई, क्योंकि अगर वे बीच में बताते तो सीरीज को रोकना पड़ता और इसका नतीजा ये हुआ कि संदीप चावला उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि संदीप चावला सीरीज खत्म होने से 4 दिन पहले ही लंदन चला गया। पर कोर्ट में हैसी ये कहते हैं कि वो मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं है, पर कुछ दिनों बाद वो खुद कबूल करते हैं कि उन्होंने पैसे लेकर गोपनीय जानकारी लीक की है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद एक कमेटी बिठाई जाती है जिसे एडविन किंग लीड कर रहे थे। रिसर्च में यह पता चलता है कि हर्षल गिब्स को भी मैच फिक्सिंग के लिए पैसे ऑफर किए गए थे और फिर हैसी क्रोनिए बताते हैं कि उन्हें एम के गुप्ता के बारे में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया था और इन सब रिसर्च के बदौलत क्रोनिए और विलियम्स पर बैन लगा दिया जाता है। और इन सब के बाद अजहरुद्दीन पर लाइफ टाइम बैन और जडेजा को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। बाद में यह भी खुलासा होता है कि अजहरुद्दीन के माफिया से भी संबंध थे, जिसके बाद जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई को ऐसे ही एक बहुत छोटे पर असल में बहुत बड़े बुकी के बारे में पता चलता है, जिसका मैच फिक्सिंग में बहुत बड़ा हाथ था। फिर उन्हें पता चलता है कि एक एम के गुप्ता नाम का व्यक्ति उर्फ मुकेश कुमार गुप्ता, जो बैंक में काम करता था और फ्री टाइम में रणजी मैचों और घरेलू क्रिकेट में बेटिंग वगैरह करता था। उसके कई क्रिकेटर से संबंध थे, जैसे अजय शर्मा, क्योंकि उन्होंने उन्हें रणजी से खेलते देखा था और वो उनके लिए एक आसान निशाना थे, क्योंकि वे एक गरीब परिवार से आते थे पर उनमें बहुत टैलेंट था। इसलिए वो उनसे बात करते और फिक्सिंग के बदले उन्हें गाड़ी और 50 लाख रुपए देते। फिर सचिन तेंदुलकर भी ये खुलासा करते हैं कि उन्हें कई बार एहसास हुआ था कि अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग में शामिल है और क्रोनिए भी लाइव बैन को हटवाना चाहते थे, पर कोर्ट ऐसा नहीं करता। और फिर इस केस के खत्म होने पर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी खत्म हो जाती है और बाकी क्रिकेटर्स पर भी बैन लगा दिया जाता है। पर कुछ महान लोग भारतीय टीम को आगे बढ़ाते हैं। भले ही पब्लिक भारतीय टीम से नाराज क्यों न हो, क्रिकेट का क्रेज बढ़ता ही जाता है।
और एक तरफ लोग इंडिया को सपोर्ट करने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और बुरी घटना होती है। इसकी बात हम कभी और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।